Hello bachcho, let's read the question. A charged particle is suspended at the center of two thin concentric spherical charged cell made of non-conducting material. Figure A shows cross-section of the arrangement and figure B gives the net flux phi through a Gaussian sphere concentrated as a function of R. Question is, in which range the value of R is the electric field 0? Option A 0 to AR, option B AR to BR, and option C for R greater than RB. Option A 0 to RA, option B RA to RB, option C R is greater than RB, and option D for no range of R इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक चार्ज है जो Q पॉइंट O पॉइंट पर है, कितना है उसकी वैल्यू हमें नहीं दी है, और उसी को सेंटर लेते हुए दो नॉन कंडक्टिव मटेरियल की स्फेरिकल सेल और दी हुई है जिन पर कुछ चार्ज है जिसकी वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है। एक का नाम, छोटी सेल का नाम है सेल ए एंड सेल बी क्या है, सबसे आउटर सेल है। तो हमें कुछ एक ग्राफ दिया गया है जो कि फ्लक्स और रेडियस के वेरिएशन को दिखाता है। दूसरा डायग्राम जो है, इस डायग्राम को अगर हम समझें तो हमने देखा कि यहाँ से जीरो से लेके किसी एक डिस्टेंस तक फ्लक्स सेम है। तो फ्लक्स सेम क्यों है? क्योंकि गॉस थ्योरम में क्या होता है कि जो इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू जब बदलती है तभी फ्लक्स की वैल्यू बदलती है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बदली फर्स्ट टाइम। तो यह पॉइंट को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, आर ए का पॉइंट होगा। जब आर ए से जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो आर ए का चार्ज भी शामिल हो जाता है इनक्लोज्ड में, तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई। चेंज होकर फिर थोड़ी दूर तक सेम रही और फिर दोबारा कब चेंज हुई, जब आर बी को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि जो गॉसियन सरफेस है वो आर बी के भी बाहर बना। तो ये पॉइंट हो गया हमारा आर बी। अब हमने ग्राफ को भी सही से समझ लिया और क्वेश्चन को भी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे थे, तो यानी कि इसमें जो थ्योरम होगी, गॉस थ्योरम हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या शो करती है हमें कि फ्लक्स जो होता है वो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। सरफेस इंटीग्रल होता है फ्लक्स जो कि इक्वल किसके होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गॉस थ्योरम होती है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि आर की कौन सी वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अब तभी जीरो हो सकता है क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, फाई इज इक्वल टू, जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा? जब फाई जीरो होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि फाई कब जीरो हो रहा है। जब फाई जीरो होगा तो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो लेट्स चेक। अब हमने देखा कि भाई आर की वैल्यू जीरो से लेके आर ए तक, तो फील्ड कितना है, फ्लक्स कितना है, ये 1 2, यानी कि 2 इंटू 10⁵ है, ये वैल्यू हमें शो कर रही है। और जैसे ही आर की वैल्यू आर आर ए से बड़ी होती है, यानी कि हमारा कोसाइन सरफेस जब इस ए और बी सेल के बीच में कहीं हम ड्रॉ करें अगर, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -4। तो वैल्यू आ रही है ये वाली -4 × 10⁵ आ रही है हमारी फाई की वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पर भी जीरो नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम बी के बाहर जा रहे हैं, बी के बाहर सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो बी के बाहर फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, बढ़ जा रही है एकदम से, यानी कि यहाँ पहुंच जा रही है ऊपर। तो ऊपर कितनी हो जा रही है, 5 से ऊपर, यानी कि 6 के पहुंच जा रही है, 6 × 10⁵ पहुंच रही है। तो यानी कि हमारे फ्लक्स की वैल्यू तो इस जीरो तो कहीं पर नहीं हो रही है। तो यानी कि हम ऑप्शन अगर चेक करें, ऑप्शन ए में जीरो से आर ए के बीच वैल्यू कितनी है फाई की, 2 × 10⁵, यानी कि इसकी वैल्यू ई की जीरो यहाँ पर भी नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन गलत। आर ए से लेके आर बी के बीच वैल्यू कितनी है, -4 × 10⁵ फाई की वैल्यू, यानी कि ई की वैल्यू यहाँ पर भी जीरो नहीं आ सकती। और ऐसे ही आर की वैल्यू जब बड़ी होती है आर बी से, तो उसके लिए भी वैल्यू कितनी आ रही है, ई की 6 × 10⁵, यानी कि अगर हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो तो नहीं आएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, for no range of R electric field is zero. Option D will be right here. I hope you understood very well. Thank you.